हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर इस चैनल पे कोई बच्चा नया है और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो वो जाके पहले प्रीवियस क्लास चेक करके आए, वहां जाके उस क्लास को अटेंड करके आए, क्योंकि वो लेक्चर नंबर 1 है। देन उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 आप अटेंड कीजिए। इससे ये होगा कि आपको चैप्टर की अच्छी से क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है, और आप अच्छे से चैप्टर को समझ भी पाओगे। और जो पुराने बच्चे हैं जिसने मेरा पहला वीडियो देखा है उसको मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगी और हर बार कहूंगी कि क्लास में आने से पहले जो पिछला पढ़ाया उसको पढ़कर आए, रिवाइज कर आए, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के मत आया करो क्लास में, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ के आया करो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इंटर कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो हमने जहाँ छोड़ा था ना, फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह जो भी क्लासिफिकेशन थे अपने, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक का है, ठीक है, कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपस में इंटरकनेक्शन होता है। इंटरकनेक्शन कैसे? जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो वो कौन सा प्रोसेस क्रिएट करेगा, उनमें क्या होगा। लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है तो उनमें क्या होगा। देन वापस अगर वो रिटर्न हो रहे हैं आपस में तो उनमें क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, वो देखेंगे। तो देखो, सॉलिड से गैस की तरफ जाते वक्त होता है सब्लिमेशन। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 7th 8th क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फिर भी याद नहीं है तो बता देती हूँ कि सॉलिड से गैस बनने में, यानी अगर कोई चीज सॉलिड से गैस बन रही है तो उसको कहते हैं अपन यहाँ पे सब्लिमेशन। किया क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। फिर देखो, सॉलिड से लिक्विड, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही है तो उसको अपन कहेंगे फ्यूजन। कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फ्यूजन हो रहा है। मेल्टिंग भी कह सकते हैं और डिफ्यूज सॉरी सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अगर सॉलिड में है वो लिक्विड में होगी तो अपन मोस्टली कहते हैं मेल्ट हो गया, बर्फ मेल्ट हो गया, कुल्फी मेल्ट हो गई। क्यों? सॉलिड में थी, लिक्विड में आ गई, मेल्ट हो गई। बट उसको फ्यूजन भी कहते हैं, ध्यान रखना, फ्रीज फ्यूज सुना होगा आपस में, और सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। अब देखो, अगर कोई चीज गैस से लिक्विड की तरफ जा रही है तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। जैसे पानी गर्म होता है, वो जो गैस होती है तो उसको नहीं कहते वेपराइजेशन, भाप भाप जा रही है, बस वही वेपराइजेशन। और अगर कोई चीज लिक्विड से गैस की तरफ आ रही है तो उसको कहते हैं अपन बच्चों कंडेंसेशन, ठीक है। ये चीज है छोटी सी, ध्यान रखने लायक है, भूलना मत। फिर देखो, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग, फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड में कोई भी चीज चेंज होती है तो उसे अपन फ्यूजन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसमें आपको ये डायग्राम दे रखा होगा। यहाँ शायद मैंने सही से नहीं बनाया होगा या फिर आपको यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अच्छे से जाओ और ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखो। वहां आपको ये डायग्राम मिलेगा जहां एक प्लेट पर एक क्या लगा रखी है, स्टैंड लगा रखी है, ठीक है। और उस स्टैंड को क्या कहा गया है यहाँ पे, आयरन स्टैंड। किसकी स्टैंड है ये, आयरन की, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो, एक टेबल पे एक बीकर पड़ा है। क्या पड़ा है, बीकर, जिसके अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, आइस, ठीक है, आइस डाल रखा है। और नीचे क्या हो रहा है, बर्नर हो रहा है, ओके। और ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, ठीक है, ये है ग्लास, ग्लास ट्रीडर, ठीक है, इसको अपन कहते हैं ग्लास ट्रीडर, ठीक है। ये बीकर के अंदर डाल रखी है और बीकर में क्या है, आइस, ठीक है। यहाँ देखो थर्मोमीटर डाल रखा है। क्या डाल रखा है, थर्मोमीटर। सब समझ जाओ ये प्रोसेस आपको क्या बता रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट को बता रहा है। कैसे थर्मोमीटर डाल के, बर्नर मतलब यहाँ पे हीट किया, कैसे ये आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है बीकर के अंदर। और कैसे यहाँ थर्मोमीटर चेक कर रहा है उसकी हीटनेस को, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको ये बता रखा है, ओके। तो इन चीज को आप अच्छे से देखो। और आगे क्या है, आगे कुछ पॉइंट्स है, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो आप जब तक इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब है आगे जो अपने अपने पढ़ा ना अपन ने अभी, जो वो जो एक्सपेरिमेंट किया, वो जो सॉलिड लिक्विड स्टेट का, तो उनके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो उस बीकर के अंदर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में बता रखा है। क्या, कैसे प्रोसेस हुआ, देखो। एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जब वहां पे सॉलिड का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब सॉलिड के टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो वहां ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज द इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई उसके कारण द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन, उसकी वजह से
पार्टिकल्स के बीच में आपस में क्या होने लगे, वाइब्रेशन क्या होने लगे, स्टार्ट होने लगे, ठीक है। विथ ग्रेटेड स्पीड, अपनी ग्रेटेड स्पीड के साथ वाइब्रेशन पार्टिकल्स में होने लगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जब हमने हीट मतलब जो हीट है वो एनर्जी सप्लाई करने लगी, ओवरकम बहुत ज्यादा सप्लाई करने लगी एनर्जी, क्यों? क्योंकि हीट इतनी बढ़ा दी थी, उसको एनर्जी को फास्ट रोटेट करना पड़ा, तो इस वजह से वो सप्लाई बहुत ज्यादा कर रही थी, जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होने लगा उन पार्टिकल्स के बीच में। द फोर्स ऑफ बिटवीन देम द पार्टिकल, और कौन सा फोर्स? सीएफ, कोहेसिव फोर्स, भूलना मत। सीएफ शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे, जो कि क्या है? कोहेसिव फोर्स, ठीक है। वो क्या होने लगा? क्रिएट होने लगा उन पार्टिकल्स के बीच में। ओके, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और जब पार्टिकल्स ने अपनी फिक्स्ड पोजीशन को क्या किया? लीव किया, छोड़ा अपनी फिक्स्ड पोजीशन को, मेल्ट, तो वो क्या हो गए? मेल्ट हो गए, एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड, जब मिनिमम टेम्परेचर पर जब सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट कहला गया। कैसे? मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट की क्या है? डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। जब क्या कहते हैं ये, क्या कह रही है थ्योरी, कि जो टेम्परेचर था सॉलिड का वो जब मिनिमम हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो क्या होने लगा? चेंज होने लगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होने लगा, उसी को अपन कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, होता है ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये है अपना मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। कहीं से न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको ये पूछेंगे आइस का मेल्टिंग पॉइंट निकालो, तो उसमें क्या यूनिट है उसकी? 273.15 केल्विन। के का मतलब क्या होता है? केल्विन, ठीक है। ये आएगा, एक क्वेश्चन भी होता है कि केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, तो उसमें आप क्या करोगे? के प्लस करोगे या माइनस करोगे, वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखो, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो मेल्टिंग का प्रोसेस था, तो उसने क्या किया? चेंज किया सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, इज ऑल्सो शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, तो उसने क्या किया? अपने टेम्परेचर को राइज होते हुए शो किया, बढ़ते हुए शो किया। इट्स कंसिडर, जो क्या कंसिडर करता है? इट्स हिडन इनटू कंटेंट ऑफ बीकर, कि उस बीकर के अंदर जो अपने कंटेंट भरा था, जो बर्फ थी उसके अंदर जो आइस थी, ठीक है, एंड इज नॉन एज लेटेंट हीट, उस हीट को हमने क्या कह दिया? लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये जो लेटेंट हीट होती है ये होती है हिडन हीट। कौन सी हीट होती है? हिडन हीट, ध्यान रखना ये चीज। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना जो बेटा वेरी शॉर्ट में उठ के आ जाते हैं, पता नहीं चलता कहीं से भी, तो ये ध्यान रखना। इसके आगे देखो क्या है, आगे की थ्योरी क्या कहती है, तो एक बार पहले आप इसको अच्छे से देख लो, लिखना है तो लिख लो। तो देखो अच्छे आगे, आगे क्या कह रहा है ये, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid, यानी कि हमें हीट मतलब एनर्जी हीट की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उस अमाउंट में 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड को जब हमने चेंज किया लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो ऑलरेडी हमने उसको मेल्टिंग पॉइंट कह चुके हैं, लेकिन इन सबको कहते हैं क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 kg जो थी एनर्जी वो हमने सॉलिड से लिक्विड बनाने में लगा दी, और ये सब जो मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना, तो उसको अपन ने क्या कह दिया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह दिया, ठीक है। कंसंट्रेशन देखो, पार्टिकल्स इन अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पार्टिकल अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है जैसे वाटर, तो 273 केल्विन अगर उसके पास है, मतलब प्लस करना या माइनस करना, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो वो 273 केल्विन गिवन है। हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल आइस, हमें बहुत से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, किसके कंपेयर में? आइस के कंपेयर में, क्योंकि आइस तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा, ठीक है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम heat energy को water particle में supply करते हैं तो क्या होता है? मूविंगली फास्टर, मतलब कौन? पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्ट मूव करने लग जाते हैं जब उनको हीट पहुंचती है, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर अ पॉइंट रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री, क्या कह रहा है? फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, ये कह रहा है एक सर्टेन टेम्परेचर पर
पार्टिकल एक पॉइंट तक आता है, उसकी वो जो मतलब लिमिटेशन है उसकी, एक सर्टेन टेम्परेचर तक आता है, ठीक है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इनफ एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए, और वो ब्रेक फ्री यानी कि वो खुद को तोड़कर फ्री हो जाते हैं, तो वो इजीली फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ईच अदर, आपस में पार्टिकल्स की क्या लगता है, फोर्स लगता है। और जब आपस में पार्टिकल्स में फोर्स लगेगा तो इवनली फास्टर भी होंगे, और हीट भी उन्हें आ रही है, वो क्या करेंगे, ब्रेक भी फ्री हो जाएंगे, खुद को तोड़कर नए पार्टिकल्स बना लेंगे, या वो अपना जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार, फिजिक्स में भी पढ़ा है हमने, छोड़ो, हमारी डेली लाइफ से यूज करो, आप डेली लाइफ में देखो, हमने साइकिल चलाई है, ठीक है। अब सोचो अगर हवा पीछे से आ रही है, हवा बैक साइड से आ रही है, और हम आगे की तरफ साइकिल चला रहे हैं, तो अगर पीछे से हवा आ रही ना, तो हमें पेडल कम मारने की जरूरत पड़ती है, और हम फास्टर, इवनली फास्टर हम दौड़ने लग जाते हैं कि हाँ मजा आ रहा है ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पीछे से एयर का क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है। उसी तरह पार्टिकल्स में भी जब अट्रैक्शन मतलब फोर्स का अट्रैक्शन होता है, तो पार्टिकल्स फ्रीली मतलब मूव करने लगते हैं, ठीक है। अब देखो, एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर जब लिक्विड स्टेट अपनी बॉइलिंग स्टेट पे आता है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बल्क फिनोमिनन है बॉइलिंग पॉइंट। आगे देखो, आप नोट करना चाहो नोट कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ना चाहो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो देखो बच्चों, आगे क्या है आपने नोट कर लिया होगा, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जो लिक्विड होते हैं, वो मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड वाले, वो जब एनर्जी को गेन करते हैं तो वो इनफ मतलब अपनी चेंज इनटू वेपर स्टेट, तो वो इनफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी पार्टिकल्स है उन्हें अगर जैसे लिक्विड फॉर्म में अगर कोई पार्टिकल्स है, तो वो एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे ना, तो उन्हें कम एनर्जी चाहिए। क्यों कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, चेंज इनटू वेपर स्टेट, वो वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। और कोई भी चीज अगर वेपर बन रही है ना, तो इससे एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा एनर्जी तो सॉलिड को चाहिए, ठीक है, वेपर को कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। देखो वाटर का यह टेम्परेचर बता रहा है आपको 373, सॉरी, हाँ 373 केल्विन। इसका डिस्कशन हम यहाँ करेंगे, एक मिनट ये थोड़ी देखो। To change 1 kg of liquid into vapor at atmospheric pressure at heat of vaporization। भाई वेपराइजेशन किसको कहते हैं, टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, अगर हमें कोई भी पार्टिकल 1 kg का जिसको लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसको वेपर बनाएंगे, जिसे एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा उस पर, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी थ्योरी है बेटा, इसको इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको ना पूरा बेसिक नॉलेज ही देंगे, वैसे तो पूरी 90 बेसिक ही आपकी, ठीक है, फिर भी एक बार अच्छे से थोड़ा रिकॉल हो जाए ना तो अच्छा है। देखो यहाँ, पार्टिकल ऑफ स्ट्रीम एट 373 100 सेल्सियस में वो दे रखा है, ओके, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जब अगर हमें पार्टिकल हीट हो रहे हैं, ठीक है, और वो 373 100 डिग्री सेल्सियस में आपको दे रखे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी उस वाटर को। क्यों, एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर ही आपको वाटर की क्या चाहिएगी, हाई एनर्जी चाहिएगी, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ देखो, चीजें इंपॉर्टेंट तो ये याद रखने की है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, याद रखना क्या होती है, 1 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे दे रखा है, 273.15 केल्विन होता है। तो पूछे भाई 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, तो आप क्या लिखोगे, 273.15 केल्विन, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस को 2.73 केल्विन टू चेंज टेम्परेचर, इससे अपन टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है, आपको चेंज करना है टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे, गिवन टेम्परेचर को 273 से कर दोगे माइनस, तो इससे आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन सेल्सियस में, ठीक है। और अगर उल्टा करना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप 273 को प्लस कर देना जो आपका गिवन टेम्परेचर है, ओके।
ये है। और उसके बाद देखो एक डायग्राम है, मैंने यहाँ नहीं ड्रॉ किया है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जाके देखो, उसमें आपको एक फनल का डायग्राम मिलेगा कुछ इस शेप का, जिसमें कॉटन का प्लग ऊपर लगा रखा है। अभी अपनी एनसीईआरटी खोलो, उसमें आपका वो डायग्राम है वो भी देखो अच्छे से, उसकी इधर उधर की लेबलिंग देखो, नाम देखो, उस प्रोसेस को समझो, उसके थ्योरी भी पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और देखो बच्चों, सिर्फ नोट्स पर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा। नोट्स में तो कहते हो कुछ नहीं होते, नोट्स क्या है, खुद पढ़ो, खुद समझो और फिर नोट्स बनाओ ना, वो नोट्स होते हैं। और ये बार नोट्स वाली बात ना मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ, तो मुझे इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाना ही पड़ेगा कि हाउ टू मेक नोट्स यस योर नोट। ठीक है, वो वीडियो मैं भी जल्दी अपलोड करूंगी, फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये है। अब देखो इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्या बता रखा है इसको देखो एक बार अच्छे से। तो बच्चों आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि जब प्रेशर चेंज होता है तो हमारे मतलब जो मैटर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर चेंज होने पे हमारे एटमॉस्फेयर में जो मैटर स्टेबल है, जो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जब प्रेशर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, मैटर की स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हाई प्रेशर पे है, अगर CO2 हाई प्रेशर पे है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो CO2 गैस होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और जब वो सॉलिड डिक्रीज प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेयर, तो वो अपने 1 एटमॉस्फेयर पे डिक्रीज करेगी प्रेशर को। जब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब क्या होगा, गैसेस CO2, तब वो CO2 जो है वो गैसेस फॉर्म में हमारे वातावरण यानी हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाएगी, स्प्रेडिंग हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या हुआ, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ है। कौन कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड से गैसेस में वो जो प्रेशर है वो कन्वर्ट हुआ है। उसको अपन कहते हैं विदाउट लिक्विड, मतलब सब्लिमेशन, यानी जो बिना लिक्विड के सॉलिड अगर गैसेस में कन्वर्ट होता है उसे अपन कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। जो अपन ने प्रीवियस मतलब जो पढ़ाया था मैंने, उसमें नोट्स में आपने पढ़ा होगा, ये होता है सब्लिमेशन। यहाँ देखो, तो सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो अपन इसको जो सॉलिड होता है ना CO2 हार्ड, मतलब उसको अपन क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ये क्या हो गया, ड्राई आइस है, सूखा बर्फ है। ठीक है, thus we can say that, तो अपन कह सकते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर, कि जो प्रेशर और टेम्परेचर वो होता है वो स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करता है। ओके, तो ये बात थी अभी तक स्टेट ऑफ मैटर की। एंड ओवरऑल अपन क्या कहते हैं, वी आर ओवरऑल से दैट क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर, कि प्रेशर और टेम्परेचर डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ मैटर को। ओके, अकॉर्डिंग टू किसके, भाई प्रेशर की बात हो रही थी ना अभी, तो प्रेशर चेंज करता है। और अगर आप नहीं समझे हो ना कि भाई प्रेशर एटमोस्फियर कैसे डिपेंड करता है मैटर पे, मैटर उनके अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाता है, तो आपने देखा होगा गर्मियों में पानी जो होता है वो ऑटोमेटिकली हॉट होगा, गर्म होगा, क्यों, प्रेशर की वजह से। वही सर्दियों में देखा होगा ठंडा हो जाता है, क्यों, प्रेशर की वजह से, आई मीन एटमोस्फेयर की वजह से, क्योंकि एटमोस्फेयर ही ऐसा है। आपने देखा होगा छत पे, टेरेस पे जो टंकी लगी होती है पानी की, वो गर्मियों में तो कैसी होती है, गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलता है, और सर्दियों में कितना ठंडा निकलता है, क्यों, क्योंकि एटमोस्फेयर की वजह से। एटमोस्फेयर चेंज हो रहा है ना, तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मैटर पे इफेक्ट पड़ रहा है। और मैटर क्या है अभी हमारे पास, वाटर। बात किसकी हुई है, वाटर की। अब स्काई को देखो, आसमान को, जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी फैल जाती है हमारे एटमोस्फेयर में, तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तब क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो बारिश आती है। ओके, तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, एटमोस्फेयर की वजह से। कि जब एटमोस्फेयर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली भाई इफेक्ट जो है वो मैटर पे पड़ेगा। ओके, तो ये ओवरऑल बात किसकी थी, स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, भाई एटमोस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एग्जिस्टेड बाय गैस। जो एटमोस्फेयर होती है उसकी यूनिट मेजरिंग करने में काम आती है प्रेशर को, गैस को, मतलब जो गैस है, जो प्रेशर है, तो उस गैस का मतलब प्रेशर मेजर करना है तो वो किसमें, एटमोस्फेयर में करना है, कितना है, क्या है, वो कौन करता है, एटमोस्फेयर। द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की क्या यूनिट होती है, पास्कल। ये चीज आप याद रखना, पास्कल। ठीक है, कौन सी यूनिट होती है प्रेशर की, पास्कल।
वन एटम में कितना होता है 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, ठीक है। द एटमोस्फेयर प्रेशर एट सी लेवल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है, आप कंफ्यूज मत होना। प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटम एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल का, वो 1 एटमोस्फेयर को मतलब बैलेंस करके रखता है। उसका जो प्रेशर है 1 एटमोस्फेयर का किसमें, सी लेवल में, वो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें अपन क्या करते हैं, नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर को लेते हैं। 1 एटमोस्फेयर प्रेशर का जो सी लेवल होता है उसमें जब मेजर करते हैं प्रेशर को, तो वो नॉर्मल आता है, मतलब अपन नॉर्मल लेते हैं उसको। तो ये कुछ चीजें थी ध्यान में रखने की, ठीक है। अब आगे है अपना क्या, आगे क्या बताऊंगी, हेडिंग लगाओ, लेकिन उससे पहले ये नोट कर लो अगर नोट नहीं किया है तो, ठीक है। मैं साइड में हो जाती हूँ, अच्छे से नोट कर लो। तो आगे है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होते हैं, तो पहले थ्योरी पढ़ो। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। क्या कह रही है थ्योरी, क्या कह रही है डेफिनेशन, कि ये ऐसा फिनोमिना है वो इवेपोरेशन कि ये लिक्विड को वेपर में चेंज कर देगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के अंडर में ये जो लिक्विड होगा वो चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। और ये कैसे चेंज होगा ये देखो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अपन ने कोई भी चीज को बॉइल करते हैं तब वो धीरे धीरे क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट होती है, पर धीरे धीरे नहीं होती, वो फास्ट होती है। क्यों, अगर आप उसको हीट दे रहे हो तो वो हीट की वजह से उनके जो वाटर के पार्टिकल्स है वो आपस में फास्टली कोलाइड होंगे। फास्टली कोलाइड होने पर उनकी वेपराइजेशन भी क्या होगी, फास्टली मूव करके एयर में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इवेपोरेशन में है इसका प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। इसमें जैसे आप बहुत ही ज्यादा हॉट सनी डे में यानी गर्मियों में जाओ, पानी का ग्लास भर के उसको बाहर रखो, आप देखोगे धीरे धीरे उनमें ना बबल्स आने लगेंगे, धीरे धीरे उनमें क्या आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे। जैसे देखो आपने ना एक पानी के ग्लास भर के रखी और इसमें आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर से इस ग्लास को आपने भर दिया, ओके। कुछ टाइम बाद आप उसमें देखो छोटे छोटे इसके सरफेस पे ना बबल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये बबल्स आएंगे और ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका जो प्रोसेस है ना वो कैसा होगा, स्लो होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लो मोशन में कन्वर्ट होंगे, किसमें, वेपर में। क्योंकि होती है सरफेस फिनोमिनन है, क्योंकि इसकी सरफेस पर ही ये बबल्स आएंगे। तो इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं इवेपोरेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे सब कुछ, इवेपोरेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, भाई इवेपोरेशन पे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट होते हैं इवेपोरेशन पे, एंड इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। अब देखो जब सरफेस एरिया बढ़ता है, एग्जाम्पल देखो पहला तो while putting clothes for drying up we spread them out। जब अपन कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो देखते हैं कुछ टाइम बाद ही वो सूखते हैं, बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। ऐसा नहीं जाके रखे और वो सूख गए, नहीं सूखते ना, धीरे धीरे सूखते हैं। धीरे धीरे उनके जो वाटर के पार्टिकल्स है वो आपस में क्या होंगे, मूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, वो धीरे धीरे वो सूखेगा। तो ये प्रोसेस कितना स्लो होता है, ठीक है। यहाँ देखो अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, जब ह्यूमिडिटी कम होती है तब क्या हो, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी, ठीक है। जो नमी होती है ना ह्यूमिडिटी, तो इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो है वो क्या होगा, वाटर के जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या फील होती है, ह्यूमिडिटी फील होती है। मोस्ट वैसे तो गर्मियों में होती है, तो ह्यूमिडिटी अपन को फील होती है। अब जो ये ह्यूमिडिटी है द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मच वाटर वेपर। तो इससे क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी घटेगी, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, हमारे एयर में वाटर कम होगा, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बारिश भी नहीं होगी। तो ह्यूमिडिटी की वजह से तो रेनफॉल होता है वो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, डिक्रीज है। तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, हमारे इवेपोरेशन पे अफेक्ट डालती है, ठीक है। समझ में आया आपको, तो ये है अपना इजीली इवेपोरेशन। अब इसके कूलिंग इफेक्ट क्या क्या है, पहले आप इसको नोट करो फिर समझाती हूँ। तो आगे देखो, so if amount of water in the air already high the rate of evaporation is a decrease। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर का अमाउंट होता है एयर में, अगर वो ऑलरेडी हाई है, मतलब पहले से ही ज्यादा है पानी अगर हमारे इस एनवायरमेंट में, तो क्या होगा, इवोपरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कूलिंग क्या इफेक्ट, कूलिंग के जो इफेक्ट होते हैं ना इवेपोरेशन पे, वो क्या क्या होते हैं, उनके कारण क्या क्या होते हैं। वे पुट एसीटोन, आपने देखा एसीटोन को रखो
मतलब एसीटोन किसमें होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है ना बच्चों, उनमें जो केमिकल जो पाया जाता है ना उसका नाम क्या है, एसीटोन। ठीक है, उसको आप देखो अपनी पाम्स पे रखो, ठीक है, अपने पाम्स पे वो थोड़ा सा एसीटोन डालो, आपको क्या फील होगा कि जो आपकी पाम है वो ठंडी हो गई, मतलब आपको कूलिंग का जो है इफेक्ट लगने लगेगा, फील होने लगेगा, आपको ठंडक महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द कोज ऑफ एसीटोन, एसीटोन के कारण आपको वो फीलिंग आ रही कूलिंग वाली। ठीक है, तो इसमें क्यों मतलब जो ऐसा होता है ना ठंडा ठंडा फील, वो क्यों हो रहा है, क्यों, इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो एसीटोन के पार्टिकल्स होते हैं ना वो हीट एनर्जी को गेन करते हैं, और जब वो हीट एनर्जी को गेन करते हैं तो हमारी जो पाम है वो इवेपोरेट होती है। जब हीट आएगी तो इवेपोरेट होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स है ना तो वो पैदा होने लगेंगे, उसकी वजह से हमें क्या फील होगा, हमें ठंडक फील होगी, कूलिंग इफेक्ट लगेगा, किसके कारण, इवेपोरेट के कारण। ठीक है, अब देखो, अब इसके ना बच्चों एग्जाम्पल बहुत सारे बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप ये फील करो, मैं आपको एक दो मतलब और आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों वियर करते हैं हम कॉटन के क्लोथ, क्योंकि जो हमारा पसीना होता है, जो स्वेटिंग होती है, तो उससे क्या होता है, कॉटन के क्लोथ वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे जो स्वेटिंग होती है उसको, फिर हमें ठंडक फील होती है, कूलिंग लगता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप है ना जो है कॉटन के क्लोथ को ही वियर क्या करो, उसकी वजह अगर दूसरे कपड़े आप वियर करते हो तो उसमें आपको गर्मी लगती है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, इवेपोरेट की वजह से। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ, जैसे आपने फील्ड वगैरह में देखे होंगे खेतों में, वो स्प्रिंकलर सिस्टम का जो सिस्टम लगा रखा होता है उनमें क्रॉप्स में मतलब वगैरह में, तो क्यों, तो वो क्या करता है, जब पानी को वो सॉइल में पूरा से फैला देता है, स्प्रेड करता है, तो उनमें क्या होता है, सॉइल मतलब इतनी गर्म हो रखी होती है हीट, तो वाटर को हीट करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको ठंडक फील होती है क्रॉप्स को वगैरह को, और जो धरती जो गर्म हो रखी है, जो सॉइल बहुत गर्म है, तो उनमें भी थोड़ी ह्यूमिडिटी आती है, तो मतलब ऐसे वो क्रॉप जो है वो सही रहती है, सेफ रहती है। तो ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है इवेपोरेशन के। ओके, और भी आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकते हैं, आप जाओ अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, उसमें इवेपोरेशन वाला जो टॉपिक है उसको जाको एक उसको मतलब उसमें जाके एक बार आप रीड आउट करो, खुद रीड आउट करोगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट ऑफ मैटर। जो साइंटिस्ट है ना उन्होंने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में 5 चीजें और कही, 5 चीजें और बताई। पहली सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों तो हमने पढ़ लिए, हमें पता है। दूसरा मतलब चौथा दिया था प्लाज्मा, और पांचवा बेस आइंस्टीन, ये क्या लिखा मैंने, कंडेंसेट। ठीक है, तो भाई ये दो चीज क्या है जो साइंटिस्टों ने दी, भाई इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। इंपॉर्टेंट है आपका इवेपोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इसको। यहाँ देखो समझा देते हैं, जब दे दिया है तो प्लाज्मा, वो प्लाज्मा की बात नहीं हो रही जो आप अपने बायोलॉजी में पढ़ते हो, अलग प्लाज्मा की बात हो रही है। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। इनमें जो प्लाज्मा होते हैं उनके पार्टिकल्स आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं, जो कि मतलब गैस के फॉर्म में होंगे, इनमें जो प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये सन एंड स्टार्स आर ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। भाई देखा आपने, यूनिवर्स में सन और स्टार्स ग्लो करते हैं, क्यों, किसके कारण, प्लाज्मा के कारण वो ग्लो करते हैं। तो वो क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें प्लाज्मा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आपने कई बार सुना होगा मून पे प्लाज्मा होता है वगैरह होता है ना, तो ये सब चीजें वो यूनिवर्स में है, वो यूनिवर्स है, एनवायरमेंट है, इवेपोरेशन होगा, सब कुछ होगा, कूलिंग हीटिंग इफेक्ट, सब कुछ किस में आ गए, मैटर्स में आ गया। तो यहाँ पे अपना स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर होता है अच्छे से कंप्लीट। पूरा पूरा चैप्टर आपको इजी वे में, सिंपली और स्मार्ट वे में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सब कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इसके अलावा आपको बुक भी रीड करने की नीड नहीं होगी कि मैं अलग से कोई बुक पढूं, रेफरेंस बुक पढूं वगैरह वगैरह, कोई नीड नहीं होगी अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड अगर इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करना, ताकि मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। ओके, बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने चाहिए। ओके, तो पहले आप इनको नोट करो। तो बच्चों नोट्स आपने अच्छे से बना लिए होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे नोट्स में से लिए गए हैं। नोट्स में से उनमें कवर मतलब सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
रैंडमली ओरली कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके नोट्स में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। व्हाट आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की वो थ्री स्टेट्स कौन सी है बच्चों, हमने पढ़ी है, रिकॉल करो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। उनकी प्रॉपर्टीज, वो कैसे कैसे मतलब अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट में, एटमोस्फेयर में, प्रेशर का क्या काम, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वगैरह वगैरह सब कुछ अपन ने अच्छे से क्लैरिफाई करके रखा है। तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से। थर्ड है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के उस प्रोसेस को मतलब एक्सप्लेन करो जहां पे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ठीक है, चेंजमेंट आ रहा है, उनको उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दैट स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा भी था कुछ समय पहले, है ना। तो वो है व्हाट इज इवेपोरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट किसी में भी पूछ सकते हैं इवेपोरेशन क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था, पढ़ा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस करो कि इवेपोरेशन क्या है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एक्सप्लेन सब्लिमेशन विद एग्जाम्पल, सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था, वो विद एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स को कैरेक्टराइज करना है अपन को, क्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस करते हैं। ओके, हाउ डज प्रेशर अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर पे, वो आपको बताना है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन अपन ने सारे नोट्स में से कवर कर रखे हैं बेटा। आपने अगर अच्छे से नोट्स को पढ़ लिया ना, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए थे, जो समझाए थे, तो ये आपके क्वेश्चन जो है ना वो चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों बजाते ही मतलब सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए ना तो मेरे को लगता है आप कभी नहीं कहोगे मुझे साइंस जो है वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करना। कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेरे को शेयर कर देना, मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर आराम से अपना कंप्लीट हो गया, और भी कोई डाउट हो तो वो तो आप लिख के मुझे भेज ही देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और हाँ, बहुत मेहनत की है, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। लाइक शेयर एंड कमेंट बिल्कुल मत भूलना, ये इसकी आपकी ड्यूटी है। ओके, तो स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू।